नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नेता के बच्चे मलाई खाएं और कार्यकर्ता बस दरी उठाएं। ये सवाल और ये मुद्दा कार्यकर्ताओं के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि वो सालों से पार्टी ऑफिस में मेहनत करते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब मौका आता है और चुनाव लड़ने के वक्त पर नेताओं के पुत्र पुत्रियाँ या कोई रिश्तेदार बाजी मार ले जाते हैं। यह हमने ये एडीआर की एक रिपोर्ट कह रही है और इस रिपोर्ट में तमाम आंकड़े पेश किए गए हैं और कैसे इसको बताया गया है कि कैसे सियासत में नेताओं के रिश्तेदारों की भरमार है, वहीं विधायक सांसद बन रहे हैं। ऐसे में सवाल सभी पार्टियों से भी है और खासकर बीजेपी और कांग्रेस से कि बड़े बड़े दावे और वादे करने वाली पार्टियों को क्या अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं और क्या उनसे परिवार का मोह नहीं छूट रहा है, या वजह कुछ और भी है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक फिल्म आई थी, नाम था सुपर 30। इसमें एक्टर कहता है कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सियासत में भी कुछ यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेता का परिवार ही नेतागिरी करेगा। वहीं इस बात को एडीआर की रिपोर्ट से भी बल मिला है। इसमें दावा किया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा में चुने गए 5204 सांसद विधायकों में से 1107 यानी कि 21% नेताओं के घरों से ही है। यानी वंशवादी राजनीति लोकतंत्र की आधारशिला बनी हुई है। देश के हर 5वें जनप्रतिनिधि में एक वंशवादी परंपरा से निकल कर आया है। मध्य प्रदेश के हालात भी कुछ जुदा नहीं है। एमपी की सियासत में वंशवाद, मध्य प्रदेश में भी चरम पर वंशवाद। कुल 270 सांसद विधायकों में से 57 वंशवादी यानी 21% नेता वंशवाद की वजह से आए। एमपी में 230 एमएलए, 40 लोकसभा राज्यसभा सांसद, 230 विधायकों में से 48 परिवार की राजनीति से जुड़े। बीजेपी में 28, कांग्रेस में 20 विधायक राजनीतिक परिवार से। 9 सांसदों में अधिकांश महिला सांसद वंशवाद की वजह से। विधायकों के अलावा मध्य प्रदेश के सांसदों में भी परिवारवाद चरम पर है। कुल 29 लोकसभा सांसदों में 5 राजनीतिक परिवार से आते हैं। इसमें भी 4 महिला हैं। एकमात्र पुरुष सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया है। गुना शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया के पिता, दादी, बुआ सब राजनीतिक परिवार से। बालाघाट सांसद भारती पारधी के ससुर भोलाराम पारधी सांसद रहे। रतलाम सांसद अनिता चौहान के पति नागर सिंह चौहान भी मंत्री हैं। सागर सांसद लता वानखेड़े के पति नंद किशोर वानखेड़े बीजेपी में पदाधिकारी रहे। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह पूर्व सांसद दलबीर सिंह की बेटी हैं। एमपी की राज्यसभा की 11 में से 4 सीटों पर परिवारवाद। इसमें सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय के पिता बलभद्र सिंह राघवगढ़ के शासक रहे। दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक और भाई लक्ष्मण सिंह एमपी और एमएलए रहे। अशोक सिंह के पिता राजेंद्र सिंह प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी के चाचा माखन सिंह खंडवा बड़वानी सीट से सांसद रहे। कविता पाटीदार के पिता भेरूलाल पाटीदार 4 बार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 163 विधायकों में से 28 अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी में वंशवाद की मौजूदा तस्वीर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सुरेंद्र पटवा, सिद्धार्थ तिवारी, ओम प्रकाश सकलेचा, मालिनी गौड़, प्रतिमा बागरी, विक्रम सिंह, उमाकांत शर्मा, संजय पाठक, निर्मला भूरिया, दिव्यराज सिंह, अशोक रोहानी, मनोज पटेल, महेंद्र सिंह यादव, जितेंद्र सिंह पंड्या, शिव नारायण सिंह, आशीष गोविंद शर्मा, प्रणय प्रभात पांडे, गंगा सिंह उइकी, सरला रावत, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, अर्चना चिटनीस, मंजू राजेंद्र दादू, गायत्री राजे पवार, नीना विक्रम वर्मा। कांग्रेस पार्टी का तो मूल आधार ही परिवारवाद है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक विशेष परिवार के सदस्य नहीं होते तो आज उनका राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं होता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, सभी साधारण परिवारों से आए और देश में विशिष्ट स्थान पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। मौजूदा विधायकों में 20 विधायक वंशवाद से ही निकलकर सामने आए हैं, जिसमें जयवर्धन सिंह, अजय सिंह, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया, हेमंत कटारे,
सिद्धार्थ डब्बू कुशवाहा, सुरेंद्र हनी सिंह बघेल, संजय उइके, झूमा सोलंकी, सचिन यादव, अनुभा मुंजारे, नितेंद्र सिंह राठौर, रजनीश सिंह, आतिफ अकील, राजेंद्र भारती, ऋषि अग्रवाल, अभिजीत शाह, विजय रेवनाथ चौरे, राजेंद्र कुमार सिंह, सेना महेश पटेल। परिवार से बढ़कर कांग्रेस में योग्यता एक पैमाना होती है। हमारे सभी नेता योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक और सांसद बनते हैं। उदयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि एक परिवार एक पद, हम उस पर चल रहे हैं। हमारे किसी भी विधायक का कोई भी रिश्तेदार दूसरा विधायक नहीं है, आप देख लो। किसी भी सांसद का कोई रिश्तेदार सांसद नहीं है। इसके इतर मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के माध्यम से राहुल गांधी जी ने स्वयं इसी भोपाल की धरती में सहृदयता से हमारी खामियों को स्वीकारते हुए कहा था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए युवा और कर्मठ लड़के को और लड़कियों को आगे लाने का कार्य पार्टी में किया जा रहा है। ये वो नेता हैं जो अपने परिवार की वजह से नेता हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब इन नेता पुत्र पुत्रियों को ही सब कुछ मिल जाएगा तो उस कार्यकर्ता का क्या होगा जो सालों से पार्टी का झंडा उठाए फिर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो हमेशा पार्टी कार्यालय में दरी ही बिछाएंगे या कभी उन्हें भी खुद को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा? ये सवाल हर कार्यकर्ता के जहन में है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आराधी टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। और राजनीति में वंशवाद ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने देखा कि शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जब मौका आता है तब एक दूसरे को कोसने का काम सारे राजनीतिक दल करने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा साफ है। लेकिन जब आंकड़े निकल कर सामने आते हैं तो फिर तमाम तरीके के तर्क उनकी तरफ से आने लगते हैं, तमाम तरीके की दलील, और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जब सारे लोग वंशवाद से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता कहाँ जाए? और दूसरी बात है कि जब बार बार ये कहा जाता है कि हम तो योग्यता के आधार पर देख रहे हैं, तो क्या सारी योग्यता नेता पुत्रों में, पुत्रियों में, बहुओं में, उन्हीं में, किसी कार्यकर्ता में कोई योग्यता नहीं है? मनोज जी, वंशवाद हर जगह है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में है। बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे कि वकील का बेटा वकील बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, लेकिन इस वंशवाद में फर्क है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो 5 साल MBBS की पढ़ाई करता है, तब वो डॉक्टर बनता है। पहले नीट पास करेगा, पहले PMT करता था। वकील का बेटा 5 साल का लॉ करता है, उसके बाद वकील बनता है। लेकिन राजनीति में हजारों कार्यकर्ताओं के सिर पे चढ़ के राजनेताओं के बेटे हैं, बहू हैं, उनके भतीजे हैं, भाई हैं, ये सब सबसे पहली पंक्ति में खड़े होते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी बाप होता है उसकी ये इच्छा होती है कि बेटा कहीं ना कहीं सेट हो जाए और अच्छी जगह सेट हो। और जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है चैतन्य जी, आपको आवाज मिल रही? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो ब्रजेश जी, वही सवाल आपसे भी है कि बार बार ये कहा दुहाई दी जाती है, और हम देखें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से बीजेपी वंशवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाती रही है, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो कहानी कुछ और बयां करते हैं। देखिए मनोज जी, आंकड़े निश्चित तौर पर कोई भी इसमें कमी नहीं जो चेतन भट्ट जी कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल हैं, लेकिन बीजेपी अपनी भाषा या उसकी अपनी थ्योरी, वो क्या कहती है कि वंशवाद कैसे है? वंशवाद ऐसा है जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा। कहती कांग्रेस में आला कमान कौन होगा? तो सिर्फ गांधी परिवार से होगा। समाजवादी पार्टी में आला कमान कौन होगा? तो मुलायम यादव के परिवार से होगा, अखिलेश यादव होगा। यदि हम देखें एनसीपी में आला कमान कौन होगा तो शरद पवार के परिवार का होगा, बेटी होगी, या भतीजा होगा, भतीजा चला गया तो बेटी है। यदि हम ठाकरे की पार्टी शिवसेना को देख लें तो आप देखिए भतीजे को ना करके बेटे को बना दिया। ये परिवारवाद और उनके परिवारवाद में निश्चित तौर पर परिवारवाद यहाँ भी है, लेकिन अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। वो ये नहीं है कि यदि यहाँ पे मुख्यमंत्री का बेटा है तो वो मुख्यमंत्री ही बनेगा। आप इसमें अंतर निश्चित तौर पर नजर आता है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से भट्टे साहब कह रहे थे कि वकील का बेटा वकील बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है,
तो वो पढ़ाई करता है, वो बाकायदा उसको जो अपनी तय मापदंड है पूरे करता है, चाहे वो वकालत करता है, तब जाकर वो वकील बनता है। राजनीति में हम कह सकते हैं कि वो राजनेता के परिवार से आता है तो वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहता है, तो उसकी परीक्षा क्या होगी, उसका पैमाना क्या होगा? उसका पैमाना तो लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर आप पता करोगे ना। यदि वो खड़ा हुआ है तो आप उसको जिता दो या परिवारवाद के बाद से हरा दो, लेकिन वहाँ पे निश्चित तौर पर भेदभाव होता है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है और उसका बेटा राजनीति में सक्रिय है तो बाकी के लोग उसको कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है। तो जो कार्यकर्ता हैं उनको आप कैसे तय करोगे कि किसका वजन कितना है? तो आप वो काम देखोगे, वहाँ काम के आधार पर आप उसका चयन करोगे। तो मुझे लगता है यहाँ निश्चित तौर पर त्रुटि होती है। लेकिन ये वंशवाद हो, परिवारवाद हो, ये कहने की बात है, लेकिन एक ही फार्मूला चलता है जब कि जीतेगा कौन। बिल्कुल, आप देखिए वंशवाद की बात लगातार बीजेपी करती है, फिर नागर सिंह चौहान की पत्नी को क्यों टिकट दे दिया? पिछली बार भी बात हुई थी ना, आपने टिकट दिया, कई सारे उनको नेताओं मंत्री टिकट बना। इसी पैमाने पर काट दिए तो गए थे। आपके सारे तमाम फार्मूले जितने भी हैं वो कहाँ आकर खत्म हो जाते हैं मनोज जी? कि जीत कौन सकता है, संभावना किसकी है, कौन दमदारी से लड़ सकता है, किसको ज़्यादा लोग समर्थन करते हैं, तब वो कहते हैं साहब ये पैमाना नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस ने गली निकाल दी कि 5 साल तक सक्रिय रहना चाहिए व्यक्ति को, तब हम पदाधिकारी बनाएंगे, लेकिन कोई पैमाना नहीं। परिवारवाद तब अखरता है कि जब वो बेटा यहाँ काम नहीं कर रहा है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, लेकिन आपने उठाया और उनको टिकट दे दिया। यदि कोई हादसा हो गया उनके परिवार में, या विधायक की वो हो गई, या सांसद का निधन हो गया, तो आप सहानुभूति को वोट बटोरने के लिए आप परिवार के सदस्य को उतार देते हो। वो राजनीति में सक्रिय है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। यदि वहाँ आपको ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिस पर आप दाव लगा लेते हो, तब जाकर लगता है यहाँ परिवारवाद है। आप परिवारवाद की वजह से नुकसान किसका होता है? जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बेटे आएंगे, मंत्री बनेंगे सीधे सीधे, क्योंकि सोर्स होगा, उनकी ताकत होगी, तब आप एक दूसरे हमने देखा ना कमलनाथ कैबिनेट में पहली बार वाले इसी योग्यता के आधार पर तो बने मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने इसी आधार पर। यदि उमंग सिंगार से बेहतर क्या आपके पास आदिवासी नेता नहीं है जो ज्यादा सक्रिय हो, लेकिन आपको उमंग सिंगार पर दाव क्यों खेलना पड़ा? आप देखिए कांग्रेस में उपनेता प्रतिपक्ष आपने किसको बनाया? क्या ब्राह्मणों को साधने के लिए सिर्फ आपको सत्यदेव कटारे के बेटे ही मिले? तो ये सवाल तो है ना मनोज। आप एक दूसरे कार्यकर्ताओं को खड़ा कर सकते थे, आप उसको टिकट दे सकते थे, आप यदि वहां पे और कोई नया नेतृत्व खड़ा कर सकते थे, लेकिन आप भी तो वही दाव लगा रहे हैं। तो हमाम में सब दंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएं, अपनी थ्योरियां कहें, लेकिन बढ़ावा दोनों तरफ है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब ये देखा जाता है कि जीत कौन सकता है, किसके वहाँ पे लोग फॉलोअर्स हैं, वो तमाम चीज़। आज की तारीख में तो देखते हैं सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, और सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कैसे बनते हैं मनोज जी, सबको पता है। क्या उन नेताओं को पता नहीं है? बिल्कुल, हमने देखा है जिनके मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं। चाहे हम ओझा की बात कर लें, चाहे हम और भी इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात कर लें, मालूम चला वोट तो उनको 100 ही मिले, 200 मिले, 500 मिले, लेकिन है मिलियंस में। तो इसी तरह से नेताओं की शर्मिला इरोम जो जिसने नॉर्थ ईस्ट में 14 साल अनशन करती है जो अफसा के खिलाफ, लेकिन वो चुनाव लड़ती है तो 2-2.5 हजार वोट मिल पाते हैं। तो इसी तरह का एक आभा मंडल नेता पुत्रों को भी बनाया जाता है कि वो खड़े हो जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, या उनको इस तरह के वोट मिल जाएंगे जी। ये बात राजनीतिक दलों को सोचना होगी। यदि वो सिर्फ जीतने के लिए और सिर्फ एक नारा दे दें कि वंशवाद, परिवारवाद के हम खिलाफ हैं और आप पदाधिकारी बना रहे हो, नहीं, ऐसे तो फिर जो हम देख रहे हैं, जो अपराधी संसद में चुनकर आ रहे हैं चैतन्य जी, और एक बार अटल जी ने उसी संसद में कहा था कि पहले ये होता था कि नेताओं के पास अपराधी मदद मांगने आता था, फिर वो नेताओं की मदद करने लगा चुनाव जीतने में, और फिर उसको लगा कि यार जब मैं इनको चुनाव जिता सकता हूं तो मैं ही चुनाव जीत जाऊं। तो फिर हमने देखा कि एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि तमाम सारे दागी वंशवाद से हटकर भी तो हम देख रहे हैं संसदों में, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, तो ये पैमाना हो सकता है क्या केवल कि ये साहब ये जीतने वाली योग्यता है इसलिए परिवारवाद चल जाएगा? देखिए मनोज जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक उद्देश्य होता है, ये इनके इन प्रकार ने सत्ता पे काबिज होना जी। और जब सत्ता पे काबिज होने की बात आती है तो फिर उनको ये नहीं दिखता कि ये अपराधी है या इस पे दुष्कर्म का आरोप है या हत्या का आरोप ही है, इसमें मुकदमा चल रहा है। वो ये सोचते हैं कि हमारी जो संख्या है वो बढ़ जाए, और जब संख्या बढ़ जाती है आपके सांसदों की, आपके विधायकों, तो आपको सत्ता हासिल हो जाती है। तो ये राजनीति का बहुत गिरता हुआ स्तर है। अभी पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या और दीगर लोगों की सरकार हो,
उसमें इस तरह की स्थितियां नहीं थी। और आपने बहुत सही बात की कि जब पहले अपराधियों को ये लगता था कि यार हम जब किसी पार्टी व्यक्ति को जिता सकते हैं अपनी ताकत के बल पे, तो हम क्यों नहीं जीत सकते, और होता था। तमाम आप देख लीजिए बड़े बड़े जो बाहुबली हैं वो आराम से जीत जाते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, जेल से रहकर 4-4 बार चुनाव जीत रहे हैं, ये भी हमने देखा। हाँ, वो मसीहा बन जाते हैं गरीबों को। उनका कहना है कि साहब हम गरीबों की मदद करते हैं इसलिए हम सरकार के खिलाफ हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये राजनीति की बहुत ही खराब स्थिति है। लेकिन इसमें किसी भी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। वंशवाद की जहां तक बात है, तो तमाम राजनीतिक पार्टी उसी तरह से अपने अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपने बहुओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं और अपने भाई भतीजों को। अभी जरूर हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा है कि भाई जो वंशवाद है उसको खत्म करना है, कुछ लोगों को हटाया भी गया है, लेकिन वो तो खुद ही वंशवाद के सबसे लेकिन वो जिला कार्यकारिणियों से आपने हटा दिया। हाँ, हटा दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और अब दिक्कत ये हो रही है कि जो नेता अपने बेटों को राजनीति के मैदान में सेट करना चाहते थे, उनमें एक निराशा का भाव आ गया है कि यार हेमंत ऋतु तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, तो शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बनाती है, अच्छा स्वास्थ्य बनाती है, अच्छा मौसम होता है, लेकिन ये हेमंत खंडेलवाल ने तो हमारी साले अरमानों पे पानी फेर दिया। अब वो बार बार यही बोल रहे हैं कि बेटा तेरा क्या होगा मेरे लेकिन ये है ना भट्ट जी, ये हम बात कर रहे हैं अभी 25 में, जब 28 आएगा हो सकता है ऋतु कई लोगों के लिए फिर बदल जाए। हाँ, देखिए ये बहुत सी जो बातें होती हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी हवा में करती है, जनता को लुभाने की बात करती हैं, लेकिन जब मौका आता है तो सारे वही धतकर्म होते हैं जो पहले से होते आए। कहने की बातें अलग हैं। आप देखिए कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, जबकि उसको तो खेल का कोई नॉलेज नहीं है। इधर नितिन गडकरी के बारे में कहा जा रहा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ये एथेनॉल मिलाने की बात की है, तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि मेरा बेटा क्या करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो 200 करोड़ रुपए कमाता हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की, ये सब ऐसी हैं, ये सब हवा हवा की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अपन जरूर इस बात पे बहस कर रहे हैं कि वंशवाद खत्म होगा, और जो बेचारा कार्यकर्ता होता है, जो हमेशा आपका झंडा फहराता है, आपकी जय जयकार करता है, आपके लिए जुलूस लेके आता है, 100-150 लोगों को इकट्ठा करता है, अपनी जेब से पैसा लगाता है, उसकी कहीं कोई पूछ परख नहीं है। किसी भी जगह पे आप देख लीजिए कार्यकर्ता वो जिंदगी भर कार्यकर्ता बना रहता है और उनमें फ्रस्ट्रेशन भी आता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बड़ा कड़ा डंडा चलता है, इसलिए बेचारा वो बोल नहीं पाता। लेकिन कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है। कांग्रेस में लोग बोलने लगते हैं। अभी आप देखिए कि जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनके खिलाफ कोई मुंडन करवा रहा, कोई पुतला जला रहा। तो ये स्थितियां जो हैं, ये राजनीति का एक दूसरा जो वो है पर्दा है, वो उसको बताती हैं कि आपका कथनी और करनी में कितना अंतर है। बिल्कुल देखिए, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा अच्छी जगह जाए, लेकिन उसमें उतनी योग्यता भी होना चाहिए। अब देखिए, आप कमलनाथ जी नकुलनाथ को सेट करने में लगे थे, दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को सेट करने में लगे थे और सेट भी हो गए। अब वो अलग बात है कि बंटी साहू ने नकुलनाथ का राजनीतिक कैरियर, सुभाष यादव, अरुण यादव के लिए, सचिन यादव के लिए, सबकी स्थिति है। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सब कई जगह तो सिर्फ परिवार के ही दम पे राजनीति चल रही है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ परिवारवाद पे ही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम लोग उसी तरह के हैं। अब आप देखिए लालू यादव जब जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को, जो अनपढ़ थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब नेताओं को ये लगता है, इतनी नैतिकता तो दिखाई कि इस्तीफा देगा। जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे दिल्ली के केजरीवाल, उन्होंने तो वो भी नहीं किया। लेकिन ब्रजेश जी, जो चैतन्य जी ने भी बात की, लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा था, लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, कि सपोज चिराग पासवान है तो भाई रामविलास पासवान, उनकी पार्टी चिराग पासवान, एक धड़ा टूटा तो भाई पशुपति नाथ पासवान एक समय साथ थे। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार पूरे जीवन के तरह वंशवाद नहीं करूंगा, लेकिन अब इस आखिरी उम्र के दौर में बेटा अचानक से राजनीति में आ गया। वो तेजस्वी यादव को कोस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कम से कम 10-20 साल 15 साल से राजनीति में है। नीतीश कुमार के बेटे का तो लोगों को अभी तक नाम भी पूरा नहीं पता है। सुभाषपा का हम देख लें या अपना दल देख लें हम, कि पति जो है, जो बीबी है वो केंद्र सरकार में मंत्री हो जाती है, पति राज्य सरकार में मंत्री बन जाता है। लेकिन वो वंशवाद बीजेपी को ठीक लगता है, क्योंकि उसके वजह से सत्ता में है ना आप, इसलिए वंशवाद ठीक लगता है। जो चेतन जी भी कह रहे हैं, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ जी, कि आखिर में गोल क्या है आपका? गोल है आपको सत्ता पाना। सत्ता पाने के लिए गोल जब आपने तय कर लिया है, तो फिर जब कहा जाता है ना राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो साम दाम दंड भेद सब चलता है। आपको जिनको भ्रष्टाचार के जिन पर आप आरोप लगाते हो, लेकिन उनकी जरूरत पड़ती है तो आप अपने पाले में ले लेते हो।
वैसा ही है ना, जिस तरह से है कि भाई कोर्ट ने कह दिया कि आरोपी है, अभी साहब मामला दर्ज हुआ है, हम उसको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं, चुनाव तो लड़ सकता है वो। तो राजनीति में नेता का पुत्र है तो आप इस आधार पर उसको बाहर कर दोगे क्या मनोज जी? नहीं, कि भाई वो लेकिन एक नेता और का चीज है पुत्र ना, है। जो योग्यता की बात हो रही है ना, कि जैसे हमने कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें तो जीतू पटवारी तो चुनाव हार गए, क्या योग्यता है फिर? और इसके बाद मान लीजिए एक चुनाव कोई भी हार सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, राहुल गांधी भी हारे, फिर उनके अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होता है कि पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीट हार जाती है। फिर क्या योग्यता है कि वो अभी तक बने हुए हैं? कमलनाथ में क्या योग्यता थी कि वो पूरी पार्टी को चुनाव हरवा देते हैं, इसके बाद वो अपने बेटे को टिकट दिलवा देते हैं, बेटा हार जाता है, फिर क्या योग्यता है उनकी? तो ये तो फिर इस पर भी विचार होना चाहिए ना कि सारी योग्यता है और अगर चुनाव नहीं जीत पा रहे तो फिर पार्टियों को विचार करना चाहिए। ऐसा बीजेपी में भी इस आधार पर तो फिर राहुल गांधी को इसके बाद नेता प्रतिपक्षी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। क्या योग्यता है उनकी कि उनके साथ तो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं? वो तो आपने और चेतन जी कहा ना, वो गांधी परिवार का और उनके तो फिर साथ जब है। देखो वहां तो कोई सवाल ही नहीं है ना, वहां तो ऊपर से ही वंशवाद है, वो तो सवाल भी नहीं उठा नहीं, वो तो उनका प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि हम योग्यता कुछ नहीं, नहीं, योग्यता योग्यता पावर के साथ है। कमलनाथ जी के बेटे में क्या योग्यता थी? आपने लाकर बना दिया ना। दिग्विजय सिंह के बेटे को आप कह सकते हो, उन्होंने कहा पहले जाइए आप पद यात्रा कीजिए, या वो कह देते कि ये मेरा प्रभाव वाला क्षेत्र नहीं है, जाके दूसरा काम कीजिए, दूसरा कोई भी विधानसभा क्षेत्र पकड़िए जो कांग्रेस हारती रही है, वहां जीत के दिखाइए। तो अब तब समझ में आता कि योग्यता है कि नहीं है। योग्यता का क्या पैमाना है? बाप दादा की यदि कोई दुकान चली आ रही है, उस दुकान पे आपने बिठा दिया बेटे को, तो योग्यता कैसे पता चलेगी? घाटा कब होगा? जब बाद में डूबेगा, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्या आपने पूरी विरासत दे दी ना, उसको धंधा दे दिया, तब योग्यता कहां से आएगी? लेकिन जब वो लेकिन दुकान योग्यता तो तब डूबेगी, साबित होगी ना जब आप नई जगह पर जाके नया बिजनेस खड़ा लेकिन करो जब वो- और अपने पिता का नाम उसमें शामिल ना लेकिन जब वो दुकान डूबती है ना, तो कई सारे नौकर कर्मचारी बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं और तो यही हो गया ना, कांग्रेस में देख लीजिए यही आप। खामियाजा पार्टियां भुगत रही हैं। लेकिन अब चुनाव वक्त इतना ही था, तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो नेताओं के बच्चे मलाई खाएं, कार्यकर्ता बस दरी उठाएं, और एक पार्टी का नहीं, सारे राजनीतिक दलों का है, क्योंकि सबके पैमाने अलग अलग। कहने के लिए जैसे हम कहते हैं ना हाथी के दांत, कि जो खाने के ओर है दिखाने के ओर है, राजनीतिक दलों का भी यही हाल है। क्योंकि तमाम सारे नियम कायदे कानून की बात की जाती है, लेकिन जैसी चुनावी वक्त आता है तो फिर सारी चीज़ें ताक पर रख दी जाती है और ये देखा जाता है। और नेता इस प्रयास में रहते हैं कि कार्यकर्ता की जगह वो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, बहू को या परिवार के किसी और सदस्य को कैसे राजनीति में स्थापित करें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।